हेलो स्टूडेंट्स। तो यूनिट 5 में हम इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन वहां तक टॉपिक देख चुके हैं। ठीक है, तो हम अपने यूनिट में शुरुआत से लेके अब तक जो टॉपिक सीखे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने एरिस्टोटल और गैलीलियो की बात की थी, राइट। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। तब उसका आंसर किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, राइट, कि हाँ जरूरी है एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तब हमने डिस्कशन किया था कि फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम बहुत सारे फोर्स के बारे में सीख चुके हैं लेकिन यहाँ पे शुरुआत हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल एंड द बुक इज पुट ऑन दिस सरफेस ऑफ टेबल। नाउ व्हाट हैपन, बुक है तो वो स्टडी कैसे रह सकती है? तो हमने क्या बोला था कि उस पे नीचे से ग्रेविटेशनल इफेक्ट कर रहा है और इक्वल फोर्स ऊपर से कौन सा लग रहा है? तो नॉर्मल फोर्स इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बारे में आपको पता ही है। दूसरा ऊपर से, तो इसके लेवल का जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। ओके, नाउ दूसरा हम एक्सटर्नल फोर्स लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एरिस्टोटल ने क्वेश्चन रखा था, फिर गैलीलियो ने उसका आंसर दिया। तो उसको इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स हमें जरूरी देना है। ठीक है, देन व्हाट हैपन हियर इज, यहां पे हमने एक और फोर्स के बारे में बात की थी बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक्स एंड टेबल, विच इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम एक ऐसे ही बहुत सारे फोर्स जो है जो हम डेली लाइफ में हमारी यूज करते हैं, तो वो है उसमें से एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई सिंपल फोर्स हैं जिसको कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमें इसके फॉर्म में हमें सीखना है। कांटेक्ट फोर्स यानी टच में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा एग्जांपल अगर दे तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कांटेक्ट होता है उसके बाद ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में ऐसा कौन कौन से आता है? तो एक तो फ्रिक्शन जो कांटेक्ट के हिसाब से ही मिलेगा, राइट। दूसरा कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो ऐसा कौन सा फोर्स है जहां पे कांटेक्ट के द्वारा ही लगा होगा? ओके, तो स्टॉपर देखा है ना, दरवाजे के पास स्टॉपर लगा है, एग्जांपल के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो स्टॉपर which is contact with door, right। मशीनरी हम देखें तो मशीन का एक एक पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, मतलब वो कांटेक्ट में है। ओके, देयर आर कांटेक्ट फोर्स आर अफेक्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, बट नॉट इन ओनली वन ऑब्जेक्ट। ओके, उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए तभी वो पॉसिबल है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फोर्स है। दूसरा कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसकी वजह से है? तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से। किसकी? कांटेक्ट फोर्स की वजह से है। ओके, तो ऐसे कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच, सरफेस ऑफ टेबल एंड सरफेस ऑफ बुक के बीच में कांटेक्ट फोर्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स मिला हमें, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कि जिसमें कांटेक्ट फोर्स के द्वारा ही हमें दूसरे फोर्स मिल सके। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल आपको याद है जो आप बता सको मुझे? तो आई थिंक स्ट्रिंग सबने देखी है और ट्राई भी किया होगा कि स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करो तो क्या होगा? स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? तो वो कुछ फोर्स ज्यादा देने के बाद वो टूट जाएगी, पर जब तक नहीं टूटेगी और आप फोर्स देते रहेंगे तो उसमें क्या जनरेट होता है? तो टेंशन जनरेट होगा, राइट। तो स्ट्रिंग को जब तक आप कांटेक्ट ना दो, पकड़ो नहीं, तब तक वो एज इट इज रहेगी, बट पकड़ के आप खींचोगे, फोर्स दोगे तो उसमें टेंशन जनरेट होता है। दूसरा, तो आई थिंक आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, हमारी स्कूल में जो फिजिक्स लैब है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा है स्प्रिंग वाला, नोटिस किया होगा। या फिर स्प्रिंग तो सबने देखी ही है। ओके, तो स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में क्या होता है? तो ये हमारी स्प्रिंग की जो है ये नॉर्मल कंडीशन है ये।
ओके, ये स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब आप इस पे फोर्स देते हो, एक्सटर्नल फोर्स से आप स्ट्रेच करो या फिर कंप्रेस करो, तो क्या होता है? स्ट्रेच करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और कंप्रेस करोगे तो ये इससे भी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसे। ओके, कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो तो क्या होगा? व्हेन द स्ट्रिंग आर स्ट्रेच, ओके, तो क्या होगा? आप जैसे ही आप बाहर की ओर ऐसे फोर्स दोगे स्ट्रिंग को, स्प्रिंग को, तो वो अंदर की ओर हमें खींचेगा। हमारा हाथ में जो फोर्स है वो अंदर की ओर खींचेगा, बिकॉज द स्प्रिंग इज वांट टू क्या बोलेंगे उसको, अपनी जो सिचुएशन है उसको, उसमें वो वापस जाना चाहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? रिस्टोरिंग सिचुएशन में वो आनी चाहेगी। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें जनरेट होता है व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग और कंप्रेस द स्ट्रिंग। ओके, अगर हम ऐसे कंप्रेस करेंगे फिर भी वो बाहर की ओर जाने की ट्राई करेगी, और बाहर की हम खींचेंगे बाहर की ओर तो वो अंदर की ओर जाने की, यानी कि वन टाइप ऑफ इनर्शिया वहां पे इफेक्ट करता है कि अपनी सिचुएशन में वो कोई भी बदलाव नहीं चाहती। ओके, कोई भी चेंज नहीं चाहती वो। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे फोर्स है। तो यहाँ पे तो हमने सीखा ही है, नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ कांटेक्ट फोर्स। In string there are tension is a one type of force, okay, to generate क्या बोला, restoring force, restore of the situation, and in spring there are restoring force are generated, okay। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स है। तो लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें मेन जो है वो है फ्रिक्शन। ओके, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा डिस्कस किया था, लेकिन अभी जो है हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जिसमें नॉर्मल फोर्स के बारे में तो आप सीख चुके हो, ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, और उसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स बोथ आर सेम। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस in contact is called normal reaction. How can we explain this definition? The component of contact force, component में कोई भी आ सकता है, of contact force normal to the surface, ये surface है और इसके कंपोनेंट है, मान लो ये मार्कर है। ओके, तो ये मार्कर जो है वो द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड दिस कंपोनेंट इज नॉर्मल ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ही हम चलेंगे यहाँ पे। तो वो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइक ऊपर कौन इफेक्ट करता है, तो नॉर्मल फोर्स विच इज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? Now the second is friction. What is the definition of friction? कोई देख सकता है मुझे? Friction बोलो। फिगर यही हम ले लेते हैं, ऊपर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। The component of contact force, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, कंपोनेंट में क्या लिया है हमने, तो बुक्स ली है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल एंड दिस इज द बुक्स, एंड द कांटेक्ट फोर्स इज एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक्स एंड सरफेस ऑफ टेबल। सो हियर इज द कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू कंपोनेंट की सबसे क्या लिया हमने, तो बुक है विच इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ओके contact is called normal reaction. Then what is the friction? The friction is generated by the contact force.
ओके, हम चलते हैं तो हमारी पैर की जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ लैग एंड द सरफेस ऑफ सोइल, ओके, जो भी हो, तो उसमें कांटेक्ट होता है, उसके बाद फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्लियर? ओके, तो हम चल पाते हैं, राइट? तो व्हाट इज फ्रिक्शन? लेकिन चलना कहाँ है हमें? तो जो भी सरफेस है उसके पैरेलल या फिर कोई भी हिसाब से चल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? तो पैरेलल टू दी सरफेस फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? अब ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, मोशन करके एक्सटर्नल फोर्स लेके हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो फ्रिक्शन तो उसको कहाँ पे लगेगा? तो पैरेलल ही लगेगा उसको सरफेस के हिसाब से, और नॉर्मल तो नॉर्मल फोर्स के हिसाब से ही लगेगा, राइट? तो उसी के हिसाब से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रिक्शन द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स is parallel to the surface in contact is called friction। समझ में आया? जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो नॉर्मल के हिसाब से लगेगी, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, ओके, पैरेलल, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है बुक्स एक नॉर्मल के हिसाब से भी है, और वो सरफेस के साथ ज्वाइंट है, तो वो सरफेस के पैरेलल भी लगेगा। तो पैरेलल में क्या होगा? तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा उसको। इसके हिसाब से हमें डेफिनेशन लिखी है, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड friction। Okay, clear? So there are 3 types of friction। फ्रिक्शन की डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछी जाती है, सो ध्यान देना। There are 3 types of friction। friction, first is static friction, second is kinetic friction, and third is rolling friction। Third is rolling friction। So there are 3 types of friction: static friction, kinetic friction and rolling friction। और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा थ्योरी पूछी जाती है। गिव द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन द स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो एकदम इजी है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखो, ये एक बुक्स है और इसको एक टेबल की सरफेस पे रखा है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक्स है जिसको टेबल की सरफेस पे रखा है। नाउ which force is affected? So in downward direction there are gravitational force are affected, in upward direction there are normal force। So we can write here normal force is equal gravitational force, right? Neglect negative sign। Now what happened? We want to give external force to like motion of this object, external force in this direction। Okay, what happened then? When the object is steady condition, there are no create static friction, but when we applied external force, the what happened? The steady objects are going in moving condition, right? तो यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा?
थोड़ा सा मूव कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि वो मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा चल के यहाँ तक आ गए, मान लो ऐसा आ गए, ठीक है। यहाँ से फोर्स दिया तो ये यहाँ से इतना आ गया, ओके ओके। तो क्या होगा, एट दैट टाइम जैसे ही आप उसको फोर्स देने की शुरुआत करोगे, फोर्स दोगे एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो मोशन की कंडीशन में स्टार्ट फ्रॉम मूव, ओके। द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट इन मूविंग कंडीशन। एट दैट टाइम द ऑपोजिट फोर्स आर अफेक्टेड। व्हाई? कोई भी फॉर एग्जांपल आपके सामने एक टेबल रखा है, टेबल को मैं बोलती हूँ कि आपको टेबल को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप फोर्स दोगे उसको, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स दोगे तो टेबल की सरफेस और मतलब जो उसका लेग जो है उसकी सरफेस और हमारी जो सरफेस है उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। विच फ्रिक्शन? which is opposite to that force, ओके। तो ये फोर्स का जो वहां पे अपोज करेगा, which is equal and opposite in the direction, that force is Fs, ओके। जैसे ही आप टेबल को फोर्स देने की शुरुआत करोगे तो टेबल स्टार्ट इन मूविंग कंडीशन विथ टेबल जो है वो रेस्ट में से मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, तो ओके। तो एट दैट टाइम जो फोर्स उसको अपोजिट में लग रहा है, विच इज Fs। बट जब तक ये ऑब्जेक्ट स्टडी कंडीशन में रहेगा, Fs आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप फोर्स दोगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मतलब मूविंग कंडीशन में आने की स्टार्ट करेगा, तभी आपको Fs मिलेगा। क्लियर? ओके। और वो जो आप फोर्स दे रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, ओके, उसके अपोजिट में। यहाँ पे एक नॉर्मल जो है आप क्या बोलते हैं, इमेजिन कर सकते हो कि आपको टेबल को खिसकाने के लिए फोर्स देना पड़ रहा है। दैट मीन्स इट इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ कि सामने से कोई फोर्स आपको इफेक्ट कर रहा है, तभी तो आपको फोर्स देने की जरूरत पड़ रही है, राइट। हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, भाई एक्सीलेटर ना दो तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि सामने से उसको जो हमारा टायर जो मूव कर रहा है उसके सामने से उसको फोर्स इफेक्ट कर रहा है, विच इज फोर्स। तो ये कंडीशन के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे Fs, ओके। जैसे ही आप स्टार्ट फोर्स दोगे तो टेबल जाने की कंडीशन में रहेगा, तब जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो है Fs। क्लियर? यहाँ पे Fs। और जैसे ही आपका फोर्स बढ़ गया कंपेयरिंग टू दिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या होगा, ये फोर्स बढ़ गया तो Fs जो है, Fs तो है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, लेकिन फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा है, ओके। तो जैसे आपका ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया इसके कंपेयर में, तो क्या होगा, आप ये ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आ गया यानी कि यहां तक चला गया, ओके। तब आपको ये नहीं मिल सकता, तब आपको क्या मिलेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ये मोशन में आ गया है और उसको ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तभी आपको फोर्स देने की जरूरत पड़ी है। लाइक हमारी गाड़ी अभी मूविंग कंडीशन में है, आप फोर्स दे रहे हो, लेकिन मूविंग कंडीशन में भी उसको ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन, विच इज वो भी कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। क्लियर हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि जैसे आप फोर्स देने की शुरुआत करोगे तो ऑब्जेक्ट स्टडी में से मूविंग कंडीशन में जाने की शुरुआत करता है, तब जो फोर्स जनरेट होता है अपोजिट फोर्स, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन लग रहा है फिर भी आपका एक्सटर्नल फोर्स जो हाई है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हुआ, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया फिर भी फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया फिर भी ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, विच इज काइनेटिक फोर्स। क्लियर? हमारी बाइक याद रखो तो आप इजीली ये इमेजिन कर पाओगे, ओके। तो फिगर दोनों की सेम रहेगी। थर्ड जो है विच इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोलिंग यानी ऐसा रोल होना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, रोलिंग में रिंग और स्फीयर आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो। तो रोलिंग में क्या है, तो रोलिंग डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता,
रोलिंग में क्या होगा, अगर ये यहाँ पे है तो फिर बाद में ये ऐसे करके ऐसे मूव करता है। ओके, द रिंग और स्फीयर्स आर मूव और मोशन और एक्सेलरेट विथ नो स्लीपिंग। ओके, देयर आर नो स्लीप, यानी कि वो रोल के हिसाब से ही वो मोशन करेगा, तो तब जो उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या है, तो रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी एकदम इजी है, स्टैटिक फ्रिक्शन तीसरा एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम तीनों के बारे में अभी लिख लेते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। Static frictions are affected only when the objects are moved start from rest condition. Okay, and the objects are going to continue in kinetic motion, then the friction force is affected, which is called friction, kinetic friction. Okay, सो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिख रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हम लिखे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम बुक में से ले लेते हैं यहां से। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हम फिगर पे से ही लिखते हैं। तो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द अपोजिट फोर्स इज एफएस। ओके, तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, तो जैसे आप वो टेबल को फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देने की स्टार्ट करो, तो जितने फोर्स से आप दोगे तो उतना फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजेस, the Fs यानी static friction is also increases, remaining equal and opposite in the direction. Okay, equal and opposite direction, keeping कब तक रहेगा, when the applied force is increases, the Fs is also increasing, remaining equal and opposite, keeping the body at rest. ओके, तो जैसे ही वो शुरुआत करेगा और रेस्ट में से, तभी जो उसका अपोजिट फोर्स है विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लिख रहे हैं यहां पे, तो एज द अप्लाइड फोर्स F is increased, Fs is also increases, remaining equal and opposite। एक काम पर फिगर रह गई हमारी, फिगर आपको कंपल्सरी ड्रॉ करनी है यहाँ पे। This is the applied force and the opposite force is Fs. As the applied force F is increases, the Fs is also increases, remaining equal and opposite, to the equal and opposite, keeping
the remaining equal and opposing, keeping the body at rest. ओके, सो और आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें. ओके, तो वो हम लिख रहे हैं अपने हिसाब से, जो डेफिनेशन है वो हम लिख रहे हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल force which is act in the parallel direction. The frictional force which is act in the parallel direction between the object, between the contact surface of object and table. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट और टेबल हमने लिया है उसके बीच में जो इफेक्ट करेगा, ओके, पैरेलल डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. हेबल, विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, नाउ it is denoted by small fs. It is denoted by small fs. So fs max, अब ये मैक्सिमम क्यों लिया है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन इक्वेशन लिख लो. fs is, क्योंकि उसके रूल्स है वो हम बाद में सारे डिस्कस करेंगे. fs is proportional to the normal force. How? Now see here the object, table. अब यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स. ओके, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो उसका अपोज एफएस करेगा. ओके, हियर इज व्हाट कंडीशन, एन इज इक्वल जी, वी कैन राइट. तो ये जो है ये कंडीशन आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इवन हम पे भी ये ऑब्जेक्ट कंडीशन लागू होती है, जहां पे भी आप ये ऑब्जेक्ट रखो तो ये कंडीशन प्रूव होती है, वेयर एफएस इज प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल फोर्स. ओके, जहां पे भी होगी. तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं. आप इतना लिख लो. क्लियर? ओके, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो व्हाट हैपन, एफ एस मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू एन, एंड वाई इज प्रोपोर्शनल एन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. तो सो एफ एस मैक्स, अब प्रोपोर्शनल साइन है तो हमें इक्वल में लाने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए, तो वो हम बुक के हिसाब से म्यू एस लिया है. ओके, म्यू इसका सिंबल है म्यू एस इंटू एन. ओके, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का इक्वेशन हो गया. ओके, वेयर म्यू एस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, or we can call mu as is static friction. Okay, the coefficient of static friction we can call, or mu s is equal coefficient of static friction. Okay, if now we subject to make subject mu s, then to make subject mu s, then we get fs max divided by n. Okay, fs max is divided by n.
तो ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। तो अगर हमें इसका यूनिट लिखना हो तो म्यू एस का यूनिट ऑफ म्यू एस क्या यूनिट मिलेगा हमें, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की थियरी रहेगी वो उसमें आपकी डेफिनेशन ये है और ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एडिशन लिया है टू द अप्लाइड फोर्स, तो ये लिख लेना। ये और ये दोनों में से कोई एक डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखना है। क्लियर? तो यूनिट ऑफ म्यू एस क्या होगा, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स, बोथ आर फोर्स, तो दोनों कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा, यूनिटलेस। ओके, यूनिटलेस हो गया। और डायमेंशन ऑफ म्यू एस तो क्या होगा, डायमेंशनलेस। ओके, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला कहां से मिलेगा हमें, डायमेंशन लेस। ओके, क्लियर? तो थियोरी जो होगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो यहां तक आपको लिखनी है। क्लियर? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का हुआ। हम काइनेटिक और रोलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, उसके बाद हम जो इसके रूल्स है वो सारे तीनों फ्रिक्शन के लिए एक साथ लिखेंगे, इसलिए हमने पेंडिंग रखा है। वहां पे हम आपको समझा देंगे कि एफ एस मैक्सिमम प्रोपोर्शनल वाई एन। ओके, तो इतना लिख लो, हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं।